नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हम जो भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ रहे थे। तो हमने प्रीवियस जो एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस थे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, प्यूबर्टी, मेनोपॉज और इसके जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा जो क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉमनेस्ट कोज ऑफ पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग इन इंडिया इज। देखो ये क्वेश्चन ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है दोस्तों कि इंडिया के अंदर पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग का सबसे मेन रीजन क्या है। तो अगर इंडिया में आए पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो पोस्ट मीनोपोज का मतलब हो गया कि मीनोपोज के बाद। पोस्ट देखो कुछ टर्म्स है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। एक है पोस्ट मीनोपोज, एक है क्लाइमैक्टेरिक पीरियड, क्लाइमैक्टेरिक पीरियड, एक है पेरीमीनोपोज, पेरीमीनोपोज, एक है प्री मैच्योर मीनोपोज, प्री मैच्योर मीनोपोज, और एक है डिलेड मीनोपोज, डिलेड मीनोपोज। देखो दोस्तों, पोस्ट मीनोपोज पीरियड का मतलब तो यही हो गया कि जो भी लाइफ है मीनोपोज के बाद, जितनी भी एक फीमेल की लाइफ होती है वो सारा पीरियड क्या कहलाता है, पोस्ट मीनोपोजल पीरियड कहलाता है। जैसे मान लो एक फीमेल के अंदर 50 ईयर में मीनोपोज आ गया, तो 50 ईयर के बाद अगर वो वुमन कितने भी साल जीती है, कितने भी साल उसकी जो लाइफ है उसमें, वो पूरा पीरियड क्या कहलाएगा, पोस्ट मीनोपोजल पीरियड कहलाएगा। मीनोपोज से 5 से 10 साल पहले, 5 से 10 साल बाद, 5 से 10 साल पहले और 5 से 10 साल बाद का जो पीरियड होता है दोस्तों, उसे हम क्लाइमैक्टेरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें कि क्लाइमैक्टेरिक पीरियड क्या होता है, तो क्लाइमैक्टेरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज से नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज में से नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में जिस पीरियड के दौरान जाती है, इस पीरियड को ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम क्लाइमैक्टेरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। पेरीमीनोपोज क्या होता है दोस्तों, कि मीनोपोज के आने से लगभग एक साल पहले, लगभग एक साल पहले क्या हो जाता है दोस्तों, कि जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता कि जैसे मालूम मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर आ रही है, एकदम 28 डेज की आ रही है, और ब्लीडिंग फेज भी बिल्कुल कंटिन्यू 4 डेज की है, और एकदम से एक दिन आया उसके बाद फीमेल के कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, तो आप उसे ऐसे इसे नहीं कहोगे आप कि उसको मेनोपोज हो गया। ऐसे नहीं होता है मेनोपोज। मेनोपोज आने से पहले ही क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर का मतलब ये है कि उसका कुछ भी हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज में कम ज्यादा हो जाएगी, या जो इंटरवल है कभी 1 महीने में आ रही है, कभी 2 महीने में आ रही है, 60 डेज में आ रही है, फिर दोबारा से आ गई, फिर रुक गई, फिर आ गई, तो एक साल पहले ही क्या होने लग जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने लग जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने लग जाएगा, और इस पीरियड को हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, पेरीमीनोपोज के नाम से जानते हैं। प्री मैच्योर मीनोपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेरीमीनोपोज में, सॉरी, प्रीमीनोपोज में हम जानते हैं कि जो मीनोपोज का जो टाइम पीरियड है वो हमने 45 से 55 साल मान रखा है, लेकिन 45 से पहले नहीं कहलाएगा प्री मैच्योर। ये जरूर ध्यान रखना है कि 40 साल से पहले अगर मीनोपोज हो गया दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, प्री मैच्योर मीनोपोज के नाम से जानेंगे। और डिलेड मीनोपोज किसको कहेंगे दोस्तों, अगर 55 साल के बाद तक भी अगर मीनोपोज की कंडीशन नहीं आती तो इसे हम डिलेड मीनोपोज कहते हैं। इसका जो मेन जो रीजन है हमने पढ़ा है, ओवेरियन ट्यूमर एंड यूटेराइन फिब्रोइड, इसके कारण क्या हो जाता है, डिलेड मीनोपोज हो जाता है। प्री मैच्योर मीनोपोज में क्या हो जाता है कि जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि फॉलिकल्स की संख्या भी क्या हो जाए, अगर 40 साल से पहले ही कम हो जाए तो इसे भी हम किस नाम से जानेंगे, जिसे हम प्री मैच्योर मीनोपोज के नाम से। तो ये 40 ईयर का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मीनोपोज की जो जो रेंज होती है वो 45 से 55, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि 45 से पहले और 55 के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 45 से पहले नहीं, 40 से पहले प्री मैच्योर मेनोपॉज कहलाता है, और 55 के बाद में क्या कहलाता है, ये 55 के बाद में ही ये कहलाता है डिलेड मेनोपॉज। तो ये सारे आ गए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जो पोस्ट मीनोपोजल पीरियड है, मीनोपोज के बाद की जितनी भी लाइफ है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मीनोपोजल पीरियड। इस पीरियड के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है
तो उस ब्लीडिंग का देखो, मेनोपॉज होगा तो ब्लीडिंग होगी नहीं, सीधी बात है। अगर मेनोपॉज ही हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, ब्लीडिंग फेज नहीं आएगी, तो ब्लीडिंग नहीं होगी। और अगर ब्लीडिंग होती है तो इंडिया में इसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है दोस्तों, वो सीए सर्विक्स होता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको स्टार देता हूं। ये लीजिए, सीए सर्विक्स जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा, कैंसर ऑफ सर्विक्स जो है वो सबसे बड़ा रीजन होता है किसका, पोस्ट मेनोपॉजल का। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर होता है सीए एंडोमेट्रियम। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो सीए एंडोमेट्रियम है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, सीए सर्विक्स सबसे बड़ा रीजन है। ओवेरियन ट्यूमर जो होता है वो डिलेड मीनोपॉज का सबसे बड़ा रीजन होता है, मतलब रीजन होता है, सबसे बड़ा नहीं, डिलेड मीनो जो पोज है उसका रीजन होता है ये। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीए सर्विक्स। ये जो भी आगे के जो एग्जाम है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ब्लड लॉस इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल। हम जानते हैं दोस्तों 35 ml होता है, तो उसके सबसे पास में क्या है। देखो मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन ऐसा बनाया है ताकि आपको एकदम ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल 35 ml ही मिल जाए, तो आप यहां पर भी सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 35 के सबसे पास कौन सा है दोस्तों, 50 ml होता है। तो ध्यान रखना कि एवरेज जो ब्लड लॉस जो होता है, एवरेज ब्लड लॉस जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो 35 ml होता है। अगर हम दोस्तों रेंज की बात करें तो जो रेंज जो होती है वो 20 ml से 80 ml होती है। 20 ml से अगर कम है तो भी डिसऑर्डर है, अगर 80 ml से अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी डिसऑर्डर है। अगर 20 ml से कम ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हम हाइपोमेनोरिया कहेंगे, हाइपोमेनोरिया। और अगर 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, हाइपरमेनोरिया के नाम से जानेंगे। और हाइपरमेनोरिया को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम मेनोरेजिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो इसमें एवरेज आया है तो एवरेज यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 50 ml, 50 ml विल बी द आंसर। इनमें से तीनों ही आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस पर वेजाइना मोर देन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो रेंज होती है वो 20 से 80 ml होती है। अगर 20 ml से कम ब्लीडिंग हो या 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो, दोनों ही एबनॉर्मलिटी है। अगर 20 ml से कम हो रही है तो इसे हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं। और अगर 80 ml से ज्यादा होती है तो इसे हम हाइपरमेनोरिया कहते हैं। और हाइपरमेनोरिया को हम और किस नाम से जानते हैं, मेनोरेजिया। और ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ऐसे याद रखना है, हेड मास्टर। और ज्यादा वाले के ही दो नाम होते हैं, जैसे कि पोलीमेनोरिया का भी एक नाम और होता है, और दूसरा एक नाम किसका होता है, हाइपरमेनोरिया का। हाइपरमेनोरिया का एक नाम होता है मेनोरेजिया, और पोलीमेनोरिया का दूसरा नाम होता है एपीमेनोरिया। कम वालों के नहीं होते, कम का मतलब यहां पर ओलीमेनोरिया का और हाइपोमेनोरिया के कोई नाम नहीं होते। तो एपी जो मेनोरिया है वो पोलीमेनोरिया ही होता है। और ये क्या होता है, जब इंटरवल जो होता है अगर वो 21 डेज से कम हो तो इसे हम पोलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। और अगर 35 डेज से ज्यादा का इंटरवल हो तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम ओलिगोमेनोरिया कहेंगे, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस पर वेजाइन इज मोर देन, तो कितने से ज्यादा होगा, 80 ml से ज्यादा होगा, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, मेनोरेजिया के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में मेनोरेजिया नहीं आता तो क्या आता, ऑप्शन में कह रहा हूं, यहां पर अगर मेनोरेजिया नहीं लिखा होता तो दूसरा नाम क्या लिखा होता दोस्तों, हाइपरमेनोरिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल एज। देखो इस क्वेश्चन में मैं और क्वेश्चन बनाता हूं इससे पहला, एक तो सामने आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक आपके सामने ये क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, और ऑप्शन जो ए है उसमें दे रखा है ग्रोथ स्पॉट, बी दे रखा है थीलारके, और सी दे रखा है एड्रीनारके, और डी दे रखा है प्यूबारके। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और लो। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, ऑफ प्यूबर्टी इज, ऑप्शन जो ए है
उसमें दे रखा है ग्रोथ स्पोर्ट, ग्रोथ स्पोर्ट। ऑप्शन बी दे रखा है थिलार के, ऑप्शन सी दे रखा है एड्रीनार के, और ऑप्शन डी दे रखा है, वो दे रखा है आपका मीनार के, मीनार के। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी जो होता है इसका, अभी तीनों के आंसर आप खुद सोचो क्या होगा। देखो पहला ये, अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज, सिर्फ इतना, तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज ग्रोथ स्पोर्ट। ध्यान रखना, पहला साइन ग्रोथ स्पोर्ट होता है। प्यूबर्टी के आने से पहले ही जो हार्मोन के जो लेवल है वो क्या होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। किसके लिए, ग्रोथ करवाने के लिए। इसे किस नाम से जानते हैं हम, ग्रोथ स्पोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रोथ स्पोर्ट जो होता है वो एक इनविजिबल साइन होता है, वो दिखाई नहीं देता। ग्रोथ, ये हाइट एंड वेट नहीं है ग्रोथ स्पोर्ट। आप सोच रहे कि हाइट एंड वेट सर दिखाई देगी, नहीं। ग्रोथ स्पोर्ट का मतलब हो गया कि प्यूबर्टी की स्टार्टिंग से पहले क्या हो जाता है कि हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ स्पोर्ट के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट का मतलब क्या होना था, अंकुरित होना। जैसे कोई जो, जैसे चना है वो अंकुरित होता है, फूटता है, फिर पौधा बनता है, ऐसे ही स्पोर्ट का मतलब हो गया कि अब यहां से प्यूबर्टी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हार्मोनल जो चेंजेस है वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, वो आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए फर्स्ट इनविजिबल साइन भी कह सकते हैं हम, या फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी में अगर ग्रोथ स्पोर्ट भी दे रखा हो और अगर थिलार्की भी दे रखा हो तो हमारा आंसर जो होगा वो ग्रोथ स्पोर्ट होगा। लेकिन अगर सिर्फ सीधा लिख दे कि विजिबल साइन, विजिबल साइन लिख दे दोस्तों, तब थिलार्के होगा, क्योंकि थिलार्के जो होता है वो दिखाई देता है। और थिलार्के क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो थिलार्के है वो दिखाई देता है। तो इसका आंसर फिर यहां पर थिलार्के होगा, क्योंकि यहां पर विजिबल है, सीधा दे दिया, विजिबल होना चाहिए, ग्रोथ स्पोर्ट विजिबल नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में जब हमारे पास ऑप्शन में ग्रोथ स्पोर्ट है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिलार्के हो जाएगा। थिलार्के इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। एड्रीनार्के क्या होता है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड के स्टिमुलेशन से, एड्रिनल ग्लैंड के जो स्टिमुलेशन से जो एक्सिलरी और जो प्यूबिक हेयर हैं दोनों ही स्टिमुलेट होते हैं। देखो मैं आप एक बात चीज खुद सोचो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर दोनों आते हैं। चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर दोनों आते हैं। और जो भी मूछ है, दाढ़ी है, जो मुस्टैच है, बियर्ड है, वो मेल में आती है। अगर एक ही ग्लैंड दोनों सीक्रेट करती तो ये तो फिर दोनों में आते। लेकिन क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड दोनों में काम कर रही है, मेल में भी और फीमेल भी। और जो बियर्ड जो आ रही है उसका कारण टेस्टोस्टेरोन है, तो फीमेल के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता नहीं है कि वो बियर्ड ला सके। तो मतलब कि आप ये सोचो कि मेल के अंदर भी एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर लाने का एक ही हार्मोन काम करता है, और फीमेल के अंदर भी एक ही हार्मोन काम करता है। वो हार्मोन कौन से होते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके कारण हो रहा है, इसलिए इसे एड्रीनार्के कह दिया। आप इसको सीधा ऐसे बोल देते हो ना कि एड्रीनार्के है एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, वो गलत है। एड्रीनार्के इज स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिससे एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और सिर्फ प्यूबिक हेयर लोगे तो क्या कहलाएगा, प्यूबार्के। प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट प्यूबार्के कहलाता है, और फर्स्ट मेनर साइकिल मीनार्के। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो, इसमें तो हमारे पास ग्रोथ स्पूट दे ही रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा थिलार्के। तो तीनों क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए कि तीनों का क्या रीजन है। पता नहीं एग्जाम में क्या ऑप्शन आ जाए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि आपको ये बात समझ में आए। तो पहला थिलार्के होता है, अगर हम पूरे साइन देखें तो पहला ग्रोथ स्पोर्ट होता है, फिर थिलार्के होता है, फिर एड्रीनार्के और प्यूबार्के होता है, फिर इसके बाद में इंक्रीज इन हाइट एंड वेट होता है, और फिर अगला होता है मीनार्के। तो ये 5 इस प्रकार से साइन होते हैं। ये टैनर ने बताए हैं मेनली, टैनर और मार्शल 2 हैं जिनमें भी मेन किसका नाम आता है, टैनर का नाम आता है। टैनर एंड मार्शल के द्वारा प्यूबर्टी की स्टेजेस बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज थिलार्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स इज। देखो ये मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स के जो क्वेश्चन है काफी बार पूछे जा चुके, लेकिन मेल का अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्वेश्चन वही आते हैं जो नहीं पूछे गए, नए क्वेश्चंस तो वही बनेंगे। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट जो होता है ये मेल के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है, जो कि विजिबल होता है, जो कि क्या होता है, विजिबल। इनविजिबल तो मेल में भी ग्रोथ स्पोर्टी होता है, ध्यान रखना, मेल के अंदर भी इनविजिबल तो पहला ग्रोथ स्पोर्टी होगा। ठीक है,
तो ये हो गया पेनिस इनलार्जमेंट, प्यूबिक हेयर अपीयरेंस और इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ये सब बाद में होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि थिलार के वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, बीएचयू के एग्जाम में भी पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो आ सकता है। तो आप अपना ये क्वेश्चन याद रखें। ये तो ना के बराबर कोई क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्के कहते हैं दोस्तों। और इसका अगर कोई मीन एज पूछे तो मीन एज कितनी होती है फीमेल में, दैट इज 13 ईयर्स। 13 ईयर से इसकी एज होती है। मीनोपोज, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम कहें सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबार के क्या हो गया, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट प्यूबर्टी कहलाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट क्या कहलाता है दोस्तों, प्यूबर्टी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीनार्के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि ऐसा जो एज ग्रुप जो 15 से 45 साल का होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहलाता है। और इसके अंदर आने वाले जो कपल होते हैं वो एलिजिबल कपल कहलाते हैं, एलिजिबल कपल कहलाते हैं। तो ये लगभग 30 साल की एज हो गई, एक साल में लगभग 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, क्योंकि 28 डेज की मानते हैं जो एवरेज जो मान रहे हैं, तो उस हिसाब से 28 डेज के अकॉर्डिंग लगभग कितनी आती हैं, 13 आती हैं। तो लगभग 390 ओवम बनते हैं, और इनको अगर हम बराबर लगभग इक्वल माने तो कितने के बराबर, 400। तो ध्यान रखना 4 लाख जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उनमें से सिर्फ कितने काम आते हैं पूरी एज में, 400। और वो कौन सी एज में काम आते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर काम में आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 से 45 साल का होता है। नेक्स्ट, इन गर्ल्स प्रीकोकियस प्यूबर्टी इज कॉल्ड व्हेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप फ्रॉम। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 8 साल से पहले आ जाएं फीमेल्स के अंदर, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 10 साल से पहले आ जाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम प्रीकोकियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना 8 ईयर तो किसके लिए आता है, 8 ईयर फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और 10 ईयर किसके लिए है, मीनार्के के लिए। अगर मीनार्के 10 साल से पहले आ गया तो भी ये प्रीकोकियस प्यूबर्टी कहलाएगा, और बाकी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर वो 8 साल से पहले आ गए दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, प्रीकोकियस प्यूबर्टी के नाम से जानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 8 ईयर्स। और अगर यहां पर ऑप्शन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह मीनार्के होता, तब इसका आंसर क्या हो जाता, 10 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। तो परमानेंट सीजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है दोस्तों, मीनोपॉज कहलाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मीनार्के। अगर ओवुलेशन जो अगर मान लो ओवुलेशन हो रहा, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है और ओवम अगर रिलीज नहीं हो रहा, तो उसे किसके नाम से जानते हैं, एनओवुलेशन के नाम से जानते हैं। जब भी फीमेल्स के अंदर मीनार्के स्टार्ट होता है तो शुरू के 1-2 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है। उस इरेगुलरिटी में क्या होती है कि कई ऐसी फेजेस होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में ओवम जो है वो रिलीज नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती रहती है लेकिन ओवम रिलीज नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसे ओवम को रिलीज नहीं होना क्या कहलाता है, एनओवुलेशन कहलाता है। पेनफुल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है दोस्तों वो डिसमेनोरिया कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, एक जिसका कोई कोज नहीं होता प्राइमरी कहलाती है, एक जिसका कोज होता है सेकेंडरी कहलाती है। प्राइमरी को हम स्पाज्मोडिक के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी पैथोलॉजी के कारण होती है। इसका जो दूसरा नाम है वो कंजेस्टिव होता है, कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। और प्राइमरी का मेन कारण प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, लेकिन डिजीज कंडीशन नहीं होती विदाउट एनी पैथोलॉजी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसका मेन रीजन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा परमानेंट सीजेशन क्या कहलाता है दोस्तों, मीनोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज नोन एज। ओवुलेशन के दौरान पेन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है मीटल स्मर्ज पेन। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है कि जब ग्राफियन जो फॉलिकल होती है वो जब रैप्चर होता है, तो रैप्चर होने के कारण यहां पर पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, और इस पेरिटोनियल इरिटेशन के कारण जो पेन हो रहा है इसे हम मिटल स्मर्ज पेन के नाम से जानते हैं। हार्टमान साइन क्या होता है दोस्तों, हार्टमान जो साइन होता है,
हार्टमैन साइन क्या होता है दोस्तों? हार्टमैन साइन में जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग दिखाई देती है, जिसे हम हार्टमैन साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? हार्टमैन साइन के नाम से जानते हैं। ये जो प्लासेंटल साइड रिस्टोर्ड पेन है, ये हम आगे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कांस्टेंट फेज? कौन सी जो फेज है वो कांस्टेंट फेज कहलाती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो कांस्टेंट जो फेज होती है वो कौन सी फेज होती है? ल्यूटियल फेज होती है। देखो सारी फेज लिख देते हैं। सबसे पहली फेज हो गई ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कब से कब तक की होती है? तो 1 to 4, ठीक है। इसके बाद में हो गई प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो बनाई हमने दोस्तों, वो हमने बनाई 5 से 14 दिन की। लेकिन ये फेज क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, और ये भी चेंज हो सकती है। और इसके बाद होती है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज ये जो होती है ये 15वें से 28वें दिन तक होती है। इधर आ जाओ, अगर ये तो यूटेराइन साइकिल हो गया। ओवेरियन साइकिल की हम बात करें दोस्तों, तो फोलिक्यूलर जो फेज होती है 5वें दिन से 14वें दिन तक होती है। और इसके बाद ल्यूटियल जो फेज होती है दोस्तों, ये 15वें दिन से 28वें दिन तक होती है। और ये फेज हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा ये 14 दिन की ही होती है। 15 से 28 दिन तो नहीं होती, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा कितने दिन की होती है? 14 डेज की होती है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग से 14 डेज पहले हो रहा है, मतलब ये 14 डेज हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ल्यूटियल फेज हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फीमेल हैव ए नॉर्मल 34 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो ओवुलेशन विल अकर ऑन। जितना भी होता है दोस्तों, उसमें से हमें 14 को क्या होता है? घटाना होता है। जितने डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी हो आपको, उसको 14 घटाना है। 4 में से 4 गए तो 0, 3 में से गए तो 2, तो कौन से दिन होगी? 20th डे होगी। तो फीमेल अगर 34 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन कौन से दिन होगा दोस्तों? 20वें दिन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर 28 दिन की है तब कौन से दिन होगा? 14वें दिन होगा। अगर 32 दिन की है तो 32 में से 14 घटाए तो कितने आए दोस्तों? 18 आए। तो ये, और 12th डे कब होगी? जब 26 दिन की होगी। तो 26 में से हमने 14 घटाए तो कितने आए? 12th डे आए। अगर 26 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 12वें दिन होगा, ठीक है। और 20 दिन की मैंने बता ही दिया आपको, 34 दिन की होगी। और अगर 32 दिन की है तो 18वें दिन होगी। और अगर 28वें दिन की है तो जो ओवुलेशन होगा वो 14th डे होगा, ठीक है। तो ये ओवुलेशन के डे हो गए आपके। अगर 32 दिन में से 18वें दिन होगा, अगर 34 दिन के तो 20वें दिन होगा, और 26 दिन की है तो 12वें दिन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया? हम जानते हैं दोस्तों, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज एमेनोरिया। ये एमेनोरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो एमेनोरिया है वो भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है एक ऐसा एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, जो कभी आज तक आया ही नहीं और नॉर्मल कंडीशन के कारण नहीं आया, प्राइमरी कहलाता है। एक होता है एक बार आ तो चुका लेकिन अब बॉडी की किसी नॉर्मल कंडीशन के कारण नहीं आ रहा, सेकेंडरी कहलाएगा। क्योंकि फिजियोलॉजिकल तो नॉर्मल ही होगा। प्राइमरी जो होता है दोस्तों, इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा। प्राइमरी जो होता है उसका एक ही रीजन होता है कि प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है प्राइमरी। और सेकेंडरी के 3 रीजन हैं, एक है प्रेगनेंसी, एक है लैक्टेशन, और तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है मीनोपोज। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है? नहीं है। तो सेकेंडरी के कौन कौन से एग्जांपल हैं? प्रेगनेंसी भी एग्जांपल है, मीनोपोज भी एग्जांपल है, और लैक्टेशन भी। तो कौन सा नहीं है? प्यूबर्टी नहीं है। क्योंकि प्यूबर्टी किसका है दोस्तों? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया जो है उसका रीजन। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज
एब्सेंस ऑफ मेनोरेजिया साइकिल इज एमेनोरिया कहलाता है, पेनफुल मेनोरेजिया साइकिल डिसमेनोरिया कहलाता है। मेनोरेजिया मैंने आपको बताया था कि मेनोरेजिया या फिर हाइपरमेनोरिया क्या होता है, जब जो ब्लीडिंग है वो 80 ml से ज्यादा हो या फिर ब्लीडिंग फेज जो है वो 7 डेज से ज्यादा हो, तो इसे हम मेनोरेजिया के नाम से, या फिर इसका दूसरा जो नाम है दोस्तों वो क्या है, हाइपरमेनोरिया है, हाइपरमेनोरिया है। मेट्रोरेजिया क्या होता है, इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, इर्रेगुलर एसाइक्लिक जो ब्लीडिंग है वो क्या होती है। तो दोस्तों आप इसमें याद रखना, याद रखने के लिए आपको देखो मेट्रो जो होती है ना उसका पता ही नहीं रहता कब आ रही है कब जा रही है, तो मेट्रो हमेशा क्या रहती है, इर्रेगुलर रहती है। तो मेट्रो से आपको ध्यान रहेगा, मेट्रो मतलब मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो जो ट्रेन होती है वो इरेगुलर ही रहती है, ऐसे कोई बिल्कुल रेगुलर नहीं रहती है। उससे आपको ध्यान रखना है कि इरेगुलर है मेट्रो और इरेगुलर ही है इरेगुलर एसाइक्लिक जो ब्लीडिंग है वो मेट्रोरेजिया। और अगर इतनी ज्यादा इरेगुलर हो कि ब्लीडिंग फेज का ही नहीं पता चले तो इसे हम मीनोमेट्रोरेजिया के नाम से जानते हैं, उसे हम मीनोमेट्रोरेजिया के। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि पेनफुल मेनोरेजिया को किस नाम से जानते हैं, डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस देन 21 इट इज नोन एज। देखो 21 दिन से अगर कम है, लेस देन अगर 21 डेज है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, तो 21 दिन से कम होगा तो इसे हम पोलीमेनोरिया कहेंगे। और पोलीमेनोरिया को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम एपीमेनोरिया भी कहते हैं, एपीमेनोरिया। 21 दिन से कम होगा तो पोली क्यों कहलाया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर 21 दिन से कम है तो एक साल के अंदर जो ब्लीडिंग जो फेज आएंगी वो काफी बार आएंगी, लगभग 17 बार क्या आती है ब्लीडिंग फेज आती हैं। जब 17 बार ब्लीडिंग फेज है तो एक साल के अंदर तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी ना, इसी कारण हमने इसे क्या कह दिया, पोलीमेनोरिया कह दिया। और ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन से ज्यादा आए, जब 35 दिन से ज्यादा आएगा तो ब्लीडिंग फेज सिर्फ कितनी बार आएगी, 10 बार आएगी, तो ब्लीडिंग तो कम हुई ना, तो कम होंगे तो इसे ओलिगा बोलेंगे और अगर ज्यादा होगी तो इसे पोली बोलेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 21 दिन से कम है, तो 21 दिन से कम को हम पोलीमेनोरिया कहते हैं और इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, एपीमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया दोबारा सुन लो, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम मेनोरेजिया है। ब्लीडिंग जो है वो 80 ml से ज्यादा हो, ब्लीडिंग फेज 7 डेज से ज्यादा हो, ml लिख दिया मैंने, 7 डेज से ज्यादा हो तो इसे हाइपरमेनोरिया कहेंगे। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया किसको कहते हैं दोस्तों, मेनोरेजिया या फिर हाइपरमेनोरिया एक ही बात है, लेकिन इसमें दोनों ही ऑप्शन आ गए क्योंकि हमारा आंसर है भी नहीं तो इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेट्रो मतलब इररेगुलर, मेट्रो मतलब इररेगुलर, इररेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग इज मेट्रोरेजिया, मेट्रो मतलब इररेगुलर, तो आपका आंसर आएगा पोलीमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ब्लड लॉस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस देन 20 ml इट इज नोन एज। चलो ये भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। 20 ml से अगर कम हो रहा है या फिर ब्लीडिंग फेज 2 दिन से कम की है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम हाइपोमेनोरिया के नाम से जानते हैं, हाइपोमेनोरिया, इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाइपोमेनोरिया। मेट्रो मतलब इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, ओली को मतलब ब्लीडिंग कम होगी, वो कब कब होगी, जब 35 डेज से ज्यादा की क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और मेनोरेजिया को और किस नाम से जानते हैं, हाइपरमेनोरिया के नाम से जानते हैं। इसमें तो क्या होगा, 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होगी या ब्लीडिंग फेज 7 दिन से क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी, तो इसे हम मेनोरेजिया कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी वाज डिस्क्राइब्ड बाई, तो इसका में आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, टेनर। मैंने आपको बताया टेनर एंड जे मार्शल, टेनर एंड जे मार्शल ने ये बताया है। तो टेनर दे रखा है, अगर टेनर नहीं हो तो जे मार्शल दे रखा हो, तो कोई भी दे रखा हो तो उसका करना है। तो इसमें टेनर दे रखा तो बिल्कुल सिंपल हो गया। स्टेजेस ऑफ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द, देखो ये अलग क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाया भी नहीं क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को बनाया कि क्या पता पूछ ही ले। तो दोस्तों इसको बस याद रखना है, कुछ नहीं है ये, कि कार्पस ल्यूटियम की लाइफ साइकिल का क्या सीक्वेंस होता है।
तो दोस्तों सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम बनती है, बनने को कहते हैं प्रोलिफरेशन, फिर उसके अंदर ग्रोथ होती है वेसल्स की, इसे वेस्कुलराइजेशन कहेंगे, फिर वो मैच्योर हो जाएगी और फिर वो खत्म हो जाएगी, तो उसे क्या बोल देंगे, रिग्रेशन बोल देंगे। आपको याद जरूर रखना है, चाहे आप इसको अंदर क्या है ये भूल जाओ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से कोई भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना हो कि बनती है, बनने को प्रोलिफरेशन कहेंगे, फिर ग्रोथ होती है वेस्कुलराइजेशन कहलाएगा, फिर वो मैच्योर हो जाती है और फिर वो डिग्रेड हो जाती है, जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ज्यादा भी नहीं, तो आपको दो स्टेज ध्यान रखना कि भाई प्रोलिफरेशन हो रहा है और फिर उसके बाद में मैच्योर तो होगी, और मैच्योर होने के बाद ही कोई चीज क्या होती है, रिग्रेशन होती है। तो आपको अगर 3 भी आती है इसमें से तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलिफरेशन, वेस्कुलराइजेशन, मैच्योरेशन और रिग्रेशन। तो कार्पस ल्यूटियम की स्टेजेस को बांटा गया है कि भाई जैसे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम, इस प्रोसेस को प्रोलिफरेशन कहेंगे। फिर कार्पस ल्यूटियम थोड़ी ग्रोथ करते हैं अपनी, इसे क्या कहते हैं, वेस्कुलराइजेशन कहेंगे। फिर और ज्यादा जब अपने मैक्सिमम ग्रोथ पे चली जाती है तो उसे क्या कहेंगे, हम मैच्योरेशन कहेंगे। और फिर धीरे 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 क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इसे किस नाम से जानते हैं, रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको याद हो गया होगा प्रोलिफरेशन, इसके बाद हो गया वेस्कुलराइजेशन, फिर मैच्योरेशन और फिर रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को मुझे पता है कि इसका आंसर देख रहे होंगे कि लगभग कब होगा रिग्रेशन, कब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर इन दोनों में से एक होगा कि 26 से 27वें दिन, या लेकिन दोस्तों इसका आंसर ये दोनों ही नहीं है। ध्यान रखना कि 22वें से 23वें दिन के बाद रिग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। देखो क्वेश्चंस करने का फायदा यहां होता है, देखो रिग्रेशन स्टार्ट कब हो रहा है दोस्तों, 22वें से 23वें दिन। और रिग्रेशन हो कब रहा है, तो रिग्रेशन हो कब रहा है, जब पूरा तरह से ये डिग्रेड हो कब रही है, तो खत्म हो जाएगी 27वें से 28वें दिन पर। जब आप देखोगे तो ये क्या हो चुकी होती है, पूरी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन स्टार्ट कब हो रहा है, ये आएगा 22वें से 23वें दिन। ध्यान रखना कार्पस ल्यूटियम अपनी मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो 22वें दिन दिखाती है। ठीक है, देखो 3 चीजें सुनो, एक है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेशन बाय, मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम अकर्स, कॉर्पस ल्यूटियम अकर्स। और चौथा क्वेश्चन है मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और पांचवा क्वेश्चन है रिग्रेशन ऑफ स्टार्ट, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स। देखो कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है ना, 22वें दिन होती है। 22वें दिन मैंने आपको बताया था, ओवुलेशन के 8 दिन बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम होता है। कौन सा दिन था, 22वां दिन। 22वें दिन पे मैक्सिमम ग्रोथ कराएगा। कार्पस ल्यूटियम मैक्सिमम साइज, जब मैक्सिमम साइज पे जाएगी तभी तो मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज पे 12 दिन। मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेशन भी कब करेगी, 22वें दिन करेगी। कौन सा हार्मोन करती है, प्रोजेस्टेरोन, वो भी मैक्सिमम कब होगा, 22वें दिन। और जब मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी तो मैच्योरेशन के बाद में क्या शुरू हो जाएगा, रिग्रेशन। अभी देखा हमने मैच्योरेशन के बाद क्या होता है, रिग्रेशन। तो 22वें दिन से 23वें दिन पर रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रिग्रेशन कंप्लीटेड बाय आए, कंप्लीटेड बाय, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 27वें से 28वें दिन। रिग्रेशन कंप्लीटेड बाय 27-28 डेज। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे बन गए हैं। लगभग सबका आंसर इसमें 22 है, इसको छोड़ के कंप्लीट कब होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि रिग्रेशन स्टार्ट तो कब हो रहा है और रिग्रेशन हो कब रहा है। तो कंप्लीट जो हो रहा है वो हो रहा है लगभग 27वें से 28वें दिन, स्टार्ट 22वें से 23वें दिन हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LH सर्ज अकर्स।
अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। LH सर्ज कब होता है? 12 से 24 घंटे पहले, 24 से 48। हमने जो हमारा देखा था वो देखा था 32 से 36 घंटे पहले। देखो दो चीजें पढ़ी हैं दोस्तों, एक पढ़ी है LH सर्ज और एक पढ़ा है LH पीक। LH पीक जो देखा वो 10 से 12 घंटे पहले देखा बिफोर ओव्यूलेशन, और LH सर्ज जो देखा वो 32 से 36 घंटे पहले देखा। और एक हमने पढ़ा था वो भी यहीं याद रख लो आप, क्योंकि बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। एस्ट्रोजन पीक एक दिन से 1.5 दिन पहले, 24 से 36 घंटे पहले। अब इसमें 12 से 24 घंटे नहीं आएगा, क्यों? हमारा 32 से 36 घंटे जो आ रहा है ना, वो दोनों किसके बीच में आ रहे हैं? 24 से 48 घंटे के बीच में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन दूसरे भी मिले तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? अगर सीधा ये ऑप्शन मिल जाता 32 से 36 तो इससे तो अच्छी बात ही कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं आ रहा तो इसका आंसर क्या आएगा? 24 से 48 घंटे। अगर LH पीक आ जाता ना तो फिर इसका आंसर हम ये लेते 12 से 24 घंटे। अगर यहां पर LH सर्च की जगह होता LH पीक, तब फिर इसका आंसर हम ये ले लेते, लेकिन LH सर्च आया है तो इसका आंसर होगा 24 से 48 घंटे पहले होगा। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है दोस्तों, वो हमने क्या पढ़ा है? वो हमने पढ़ा है जो इसका 32 से 36 घंटे पहले। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एवरेज लॉस ऑफ आयरन। देखो कितना अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि आयरन का लॉस कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फीमेल्स के अंदर एनीमिया पाए जाने के कारण भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लगभग कितना आयरन का लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो लगभग होता है 13 मिलीग्राम। ध्यान रखना, मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो, कि एवरेज लॉस ऑफ आयरन कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 मिलीग्राम। अब इसमें बाकी ऑप्शन तो समझाने का कुछ है नहीं। मोस्ट प्रिसाइज मेथड टू मेजर द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो इज। देखो कितनी बार आपको बताया मैंने, सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है एल्कलाइन हीमेटिन मेथड। एल्कलाइन हीमेटिन जो मेथड है दैट इज यूज्ड टू असेस द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को असेस करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? एल्कलाइन हीमेटिन मेथड होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि साइज ऑफ मैच्योर ओवम इज अबाउट। तो 130 माइक्रोन क्या होती है? साइज होती है इसकी। और बॉडी की सबसे बड़ी सेल भी क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल भी कौन सी होती है? वो भी लार्जेस्ट सेल भी कौन सी होती है? मैच्योर ओवम होती है। अब मैच्योर ओवम होता क्या है दोस्तों? तो मैच्योर ओवम कब कहलाता है ये? तो आप ध्यान रखना, जब ग्राफियन जो फॉलिकल है उसके अंदर जो ओवम है वो रेडी हो जाता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। रेडी जब होता है तो इस ओवम कौन सी कंडीशन में होता है? ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte, बाकी के जितने भी फॉलिकल हैं उनमें प्राइमरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में आ जाता है तो ये मैच्योर हो जाता है और फिर रैप्चर होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है और ये तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। तब इसको हमने क्या नाम दे दिया? मैच्योर ओवम नाम दे दिया। और इस मैच्योर ओवम की जो साइज होती है ये लगभग 120 से 130 माइक्रोन होती है। तो सबसे बड़ी सेल होती है ये ह्यूमन बॉडी की, और स्पर्म जो होती है वो सबसे छोटी सेल होती है। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, द कलर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज येलो बिकॉज ऑफ। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैरोटीन एंड लिपिड। कैरोटीन और जो लिपिड है वो इसका क्या होता है दोस्तों? कलर का कारण होता है। तो इसमें और कुछ पढ़ने का है ही नहीं। कार्पस ल्यूटियम का येलो कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन और लिपिड के कारण होता है। नेक्स्ट, इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज हाईएस्ट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज हाईएस्ट एट। तो बताने की जरूरत ही नहीं है हमको, जब ये नहीं दे रखा हो कितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 28 डेज की मानेंगे। ओवुलेशन के 8 दिन बाद हाईएस्ट होता है। कौन से दिन पे होगा दोस्तों? 22वें दिन पे हाईएस्ट लेवल होगा किसका? प्रोजेस्टेरोन को। 22वें दिन पे कार्पस ल्यूटियम की सबसे ज्यादा ग्रोथ रहेगी, सबसे ज्यादा साइज रहेगी, सबसे ज्यादा हार्मोन का सीक्रेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन का सबसे ज्यादा सीक्रेशन होगा। और 22वें दिन के बाद क्या हो जाएगा? रिग्रेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। 27वें 28वें दिन पे जाकर रिग्रेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्टेजेस हैं कॉर्पस ल्यूटियम की वो हमने पढ़ी हैं। पहली है प्रोलिफरेशन, फिर कौन सी है? वैस्कुलराइजेशन, फिर कौन सी है? मैच्यूरेशन, और फिर लास्ट की कौन सी है? रिग्रेशन। तो 22वें दिन पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? हाईएस्ट हो जाता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज प्रोलिफरेटिव फेज अकर्स इन यूट्राइन साइकिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाएगा फिर भी है, लेकिन कई बार ईएसआईसी का भी पेपर आ रहा है, ईएसआईसी में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो ब्लीडिंग जो फेज होती है दोस्तों, वो लगभग 1 to 4th डे तक होती है, जो एवरेज जो हम मानते हैं वो 1 to 4th डे तक है। प्रोलिफरेटिव जो फेज होती है वो 5वें से 14वें दिन तक होती है, और 15वें से 28वें दिन तक कौन सी फेज होती है, सीक्रेटरी फेज होती है। और 0 to 5 आप चाहो तो ब्लीडिंग फेज मान सकते हो इसको, या 1 to 5 ब्लीडिंग फेज मान सकते हो, लेकिन हमें जो पूछा है वो प्रोलिफरेटिव फेज पूछा है। और प्रोलिफरेटिव जो फेज होती है दोस्तों वो 5वें से 14वें दिन होती है। उसके बाद में सीक्रेटरी फेज होती है। दोबारा से देख लो, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग जो फेज होगी दोस्तों कब होगी, 1 to 4। इसके बाद में होती है प्रोलिफरेटिव फेज, कब होगी, 5वें से 14वें दिन। इसके बाद होगी सीक्रेटरी फेज, 15वें से 28वें दिन। इसके बाद में हम फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज 5वें से 14वें दिन। फिर ल्यूटियल फेज, वो होगी 15वें से 28वें दिन। कांस्टेंट फेज, ल्यूटियल फेज को ही कहते हैं। तो ये सारे फेजेज हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल की। नेक्स्ट, इन ए नॉर्मल 32 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वुड यू एक्सपेक्ट ओवुलेशन टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, कोई इतना कठिन नहीं है। इसमें से हमको 14 घटाने हैं, कितने आए दोस्तों, 18 आए। इसका आंसर हो जाएगा 18th डे। तो 18th डे पर क्या होता है, अगर 18th डे है तो 18th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन अकर से 14 डेज बिफोर, ठीक है। ये कब होगा, जब 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तब होगा। ये कब होगा दोस्तों, जब 31 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और ये कब होगा, जब 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और ये कब होगा, जब 32 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ओवुलेशन अगर 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 16वें दिन, 31 दिन की है तो 17वें दिन, अगर 28 दिन की है तो 14वें दिन, और अगर 32 दिन की है तो 18वें दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को सुनो आप। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहली चीज देखो, ऐसे अंडरलाइन किया करो, वहां पर भी आप सबसे पहला काम क्या किया करो, जो चीज आपको ये दिखे उसको अंडरलाइन किया करो। तो पहली अंडरलाइन तो आपने क्या की, ट्रू देखना है, फॉल्स नहीं देखना। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलवेज इंडिकेट एन एक्टिव प्रेगनेंसी, बिल्कुल गलत है ये। आप कहोगे सर ये तो सही बात है, प्रेगनेंसी में एमेनोरिया होता है, लेकिन ये कह क्या रहा है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलवेज, मतलब अगर मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो हमेशा ये कहेगा प्रेगनेंसी है, तो गलत है। प्यूबर्टी से पहले नहीं है, क्या लेडी प्रेग्नेंट है, नहीं है। लैक्टेशन के दौरान नहीं है, क्या लेडी प्रेग्नेंट है, नहीं है। मीनोपॉज के दौरान नहीं है, क्या लेडी प्रेग्नेंट है, नहीं है। डिसऑर्डर्स के दौरान नहीं है, तो क्या लेडी प्रेग्नेंट है, नहीं है। तो हमेशा नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है एब्सेंट इंडिकेट एक्टिव प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर फिर भी हम सही मान लेते, लेकिन ऑलवेज कह दिया तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंटायर यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज शेड, इसमें ये एंटायर गलत हो गया। हम जानते हैं एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती हैं, एक जो होती है दोस्तों वो नीचे की साइड होती है, इसे हम बेसल लेयर बोलते हैं, और एक ऊपर की साइड होती है, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर। कौन सी लेयर होती है, रीजनरेट। रीजनरेट सिर्फ ये लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, ये लेयर होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंटायर यूटेराइन एंडोमेट्रियम, पूरी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ कौन सी होती है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि फंक्शनल लेयर तो सही था। ओनली द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज सेड विद द बेसल लेयर रिमेनिंग इंटैक्ट, बिल्कुल ठीक। फंक्शनल लेयर होती है और बेसल लेयर हमेशा क्या रहती है, बनी हुई रहती है, ये डिग्रेड नहीं होती। फोर्थ भी पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि आंसर निकल गया तो ये मैंने कहा था ऑप्शन जरूर देखने सारे, ये भी गलत था, ये सही है। द बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज सेड विद द फंक्शनल लेयर रिमेनिंग इंटैक्ट, उल्टा बोल रहा है कि बेसल लेयर तो चली गई, फंक्शनल लेयर है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बेसल लेयर तो नीचे है, फंक्शनल लेयर ऊपर है, जब ऊपर की चीज हटेगी तभी तो नीचे की हट सकती है, लेकिन बेसल लेयर तो कभी हटती भी नहीं है, तो ये तो 100% ही गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज सेड विद द बेसल लेयर रिमेनिंग इंटैक्ट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। Next question is, which of the following hormone is responsible for release of secondary oocyte from ovary into the oviduct। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज की हुई है कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है। तो इसमें कौन सा हार्मोन आएगा दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। इसमें यही कह रहा है कि देखो कौन सा oocyte, फिर याद रख लेना सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, ओवुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं।
ओवुलेशन। और हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग। अगर ल्यूटिनाइजिंग ऑप्शन में नहीं हो तब आंसर क्या करोगे? एस्ट्रोजन। क्यों करोगे? क्योंकि एफएसएच का बढ़ा हुआ जो लेवल है वो बढ़ा बढ़ा हुआ लेवल फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। देखो ये चार्ट बना लो, हमेशा काम आएगा। फॉलिकल्स ग्रोथ, फॉलिकल्स की ग्रोथ है तो फॉलिकल्स सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। जो आदमी जिसके लेवल को बढ़ा रहा था ये उसी के लेवल को कम कर देगा। जब इसका लेवल 200 पिकोग्राम से ज्यादा चला जाएगा तो एस्ट्रोजन दो काम करता है, एफएसएच के लेवल को कम करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है? ओवुलेशन करवाता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम होने से जो बाकी के जो फॉलिकल्स हैं, अदर जो फॉलिकल्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। अदर फॉलिकल्स ग्रोथ इनहिबिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अदर फॉलिकल्स की ग्रोथ क्यों इनहिबिट होती है? क्योंकि एक साथ कई सारे फॉलिकल्स अगर मैच्योर हो गए तो कई सारे ओम रिलीज हो जाएंगे, अगर कई सारे ओम रिलीज हो गए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी। हम जानते हैं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक ही ओवम क्या होता है? रिलीज होता है ओवुलेशन में। अगर उसने ग्रोथ को नहीं रोका होता तो सारे फॉलिकल्स, कितने ज्यादा फॉलिकल्स होते हैं? 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं प्यूबर्टी के टाइम। और अगर कई सारे फॉलिकल्स एक साथ क्या करें? ग्रोथ करेंगे तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ एफएसएच। ये इसको कैपिटल लिखना पड़ेगा। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच एंड एस्ट्रोजन रीच एट देयर पीक लेवल ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लगभग 13वें दिन है ना, 12वें से 13वें दिन, अब इसमें 12 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो 12वें से 13वें दिन लगभग एफएसएच का, एलएच का और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है। और 22वें दिन किसका पहुंचता है? 22वें दिन पहुंचता है प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन। तो सारे हार्मोन के लेवल आपको लगभग पता लग गए। एवरेज याद रख लो 13वें दिन और 22वें दिन, तो सभी हार्मोन ही हो जाएंगे आपके। तो एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन का लगभग 13वें दिन और प्रोजेस्टेरोन का लगभग 22वें दिन क्या हो जाता है? पीक लेवल पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स इज। देखो ये क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं था वहां पे कभी भी, लेकिन आज मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन कभी मिले तो आपको, हमारे को भी, हम भी कह सके कि हाँ हमने क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, न सिर्फ पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा जेम्स मॉरियन सिम्स। ध्यान रखना दोस्तों, सिम्स है, इसलिए सिम्स जो वेजाइनल जो स्पेकुलम उसकी खोज की है, वेजाइनल स्पेकुलम। और इसके बारे में ज्यादा मैंने आपको बताया था, किसकी क्या बनाई गई थी? स्टैच्यू बनाई गई थी। कहाँ पे? अमेरिका में, जिसे हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसने नीग्रो जो वुमन है उनके ऊपर बिना एनेस्थीसिया यूज किए क्या की थी? उनकी सर्जरी की थी, सर्जरी के प्रयोग किए थे इसने अपने। ठीक है, तो इस कारण इनको जो जो नीग्रो लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। और इसके कारण अमेरिका में जब इसकी मूर्ति लगाई गई सेंट्रल पार्क के अंदर तो उस मूर्ति को हटा दिया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स इज जेम्स मॉरियन सिम्स। नेक्स्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन फीमेल्स। एक दिन मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कब किया जाता है? 7 to 10 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन किया जाता है। जब जैसे ही मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग जो फेज आती है उसके 7 से 10 दिन बाद किया जाता है। दूसरा, ऑपोजिट हैंड का यूज किया जाता है, क्योंकि इस ब्रेस्ट के लिए ये हैंड होगा, इसके लिए ये होगा, तो हैंड क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ज्यादातर ये बाथिंग के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो 3 लाइन आप याद रखो, ज्यादा भी नहीं, तो 7 से 10 दिन बाद है, ऑपोजिट हैंड से किया जाता है, बाथिंग के दौरान किया जाता है। और एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और मोस्ट कॉमन कैंसर भी कौन सा होता है फीमेल्स के अंदर? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 to 10 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि फर्न टेस्ट, फर्न का बनने का कारण क्या है दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया था, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स बनाता है, उस क्रिस्टल्स के कारण फर्न बनते हैं। फर्न का मतलब है फेदर, मतलब कि पंख जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन है। अगर फर्न बन रहे हैं, फर्न अगर बन रहे हैं तो ये किस चीज को दिखाएगा दोस्तों? ये दिखाएगा कि ओवुलेशन नहीं हुआ, नो ओवुलेशन। क्यों? क्योंकि उस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। और अगर फर्न नहीं बन रहे, फर्न नहीं बन रहे तो ये दिखाता है कि ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन हो चुका है। हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो हार्मोन एस्ट्रोजन है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। और दूसरा किसके लिए किया जाता है? ये ओवुलेशन के साथ में एक चीज के लिए और किया जाता है, अगर ऑप्शन में होता तो उसका आंसर हो जाता है रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के रैप्चर के लिए भी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा
ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए फन टेस्ट किया जाता है, साथ में रैप्चर ऑफ द मेमोरी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ द ओवुलेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहां भी डाला है कि पूछा जा सकता है। क्लोमिफेन ओवुलेशन के लिए सबसे जो अच्छी ड्रग होती है वो कौन सी होती है? क्लोमिफेन एफएसएच एंड एलएच के लेवल को क्या करती है? इंक्रीज करती है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों? फिर से याद करो, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ द ओवुलेशन। ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए मोस्ट कॉमन ड्रग भी है और ड्रग ऑफ चॉइस भी है, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। द फीमेल्स हु यूजेस द क्लोमिफेन सिट्रेट आर ऑलवेज फाउंड टू हैव द मल्टीपल बेबी इन हर यूट्रस। तो ऐसी फीमेल्स के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोमिफेन। इसके बाद नेक्स्ट, स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ। मैंने आपको बताया था स्पिन बार्केट का मीनिंग क्या होता है कि दैट सर्वाइकल म्यूकस इज स्ट्रेची, कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कैसा हो जाता है? स्ट्रेची होता है, जैसे खींचते हैं। अगर वोटरी होगा, बिफोर ओवुलेशन कैसा होता है? वोटरी होता है, और आफ्टर ओवुलेशन कैसा होता है? ये ऐसा होता है स्पिन बार्केट। या हम कहें कि बिफोर ओवुलेशन तो वैसा होगा, थिन होगा एंड वोटरी होगा, और आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद में कैसा होगा? ये थिक एंड विस्केड होगा, अब गाढ़ा होता है। और इस अपीयरेंस को किस नाम से जानते हैं? स्पिन बार्केट अपीयरेंस। अब बार बार आप जब सुनते हो ना तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है स्पिन बार्केट। और अगर आप खुद पढ़ते हो ना बुक्स में, तो ये होता है कि हमें याद नहीं हो पाता। यही फायदा होता है कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो चीजें माइंड में चली जाती हैं और वो याद हो जाती हैं। बार बार आप सुनते हो स्पिन बार्केट, स्पिन बार्केट। अब आपको ऐसा लगता होगा तो बिल्कुल सिंपल है। स्पिन बार्केट को देखते ही आप कह दोगे कि स्पिन बार्केट जो अपीयरेंस सर्वाइकल म्यूकस की, वो किस चीज का साइन है? ओवुलेशन का साइन है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। मीनार के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो मीनार के मीन एज 13 ईयर्स। मीन एज कितनी होती है? 13 ईयर्स होती है फर्स्ट मेनोसाइकिल मीनार के। सीजेशन क्या कहलाता है मेनोसाइकिल का? मीनोपोज कहलाता है, मीनोपोज कहलाता है। और ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल का रैप्चर होकर सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस बन गए इससे हमारे। नेक्स्ट,